पर फिर भी ब्रिजेश जी, यशपाल राणा के साथ युवा भी है, इतनी भीड़ है, वो क्यों है उनके साथ? जब क्या उनको नहीं दिखाई देता यशपाल राणा में इतनी कमियां है, सिर्फ बीजेपी वालों को दिखाई देता है? यहाँ शहर में आपस में लोगों की दुश्मनियां ना हो, इस वातावरण को खराब ना किया जाए, इसलिए मेरा तो व्यक्तिगत ये राय है कि प्रदीप बत्रा जी को ये डिबेट नहीं करनी चाहिए। और सर, पुलिस चौकी का पूरा मामला क्या है, जिसमें इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि विधायक प्रदीप बत्रा ने अपने मॉल को बनाने के लिए पुलिस चौकी तक को हटा दिया, गायब कर दिया। 14 तारीख के बाद जब भी यशपाल राणा जी चाहें तब वो प्रदीप बत्रा जी से डिबेट कर लें, लेकिन चुनावी लाभ के दृष्टिकोण से रुड़की का वातावरण खराब करने के लिए, उत्तेजना फैलाने के लिए, आपाक होकर आवेश में, आवेग में गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए अगर वो डिबेट का प्रयोग करना चाहते हैं, डिबेट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये कतई भी अनुचित है कि जो भाजपा के हमारे प्रत्याशी हैं प्रदीप बत्रा जी, वो कोई आरोप नहीं किसी पर लगाते, वो सिर्फ अपने कामों की बात करते हैं। कुछ तो विवाद सर सच होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे विवाद झूठे हो, कुछ तो सच होंगे उनके भी विवाद जो वो लगाते हैं। नमस्कार रुड़की, स्वागत है आपका द बिग न्यूज़ में। मैं हूं आकाश चौधरी और मेरे साथ बैठे हैं ब्रिजेश त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आपके विधायक प्रदीप बत्रा जो भाजपा के प्रत्याशी है, उन पर इतने सवाल उठ रहे हैं, इतने विवादों में वो घिरे हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अपने आप को ईमानदार बताते हैं और भाजपा के प्रत्याशी को भ्रष्टाचारी बताते हैं। सर, मेरे सवाल आपसे है कि मैं ये चाहता हूँ कि जनता को प्रॉपर जवाब मिले कि वो असल में मामले है क्या। सबसे पहला सवाल सर, पुलिस चौकी का पूरा मामला क्या है, जिसमें इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि विधायक प्रदीप बत्रा ने अपने मॉल को बनाने के लिए पुलिस चौकी तक को हटा दिया, गायब कर दिया। क्या सच में गायब कर दिया, और गायब होती कैसे है? नहीं, देखिए, असल में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं यशपाल राणा जी, उनका ये पूरा चुनावी अभियान जो है अनर्गल आरोप लगाने तक सीमित रह गया है। और मैं तो ये कहूँगा कि वो पूरा नकारात्मक अभियान एक चलाए हुए हैं, और नकारात्मक अभियान से कभी भी कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। वो अपने काम बताएं। जबकि आपने दूसरी तरफ देखा होगा कि जो भाजपा के हमारे प्रत्याशी हैं प्रदीप बत्रा जी, वो कोई आरोप नहीं किसी पे लगाते, वो सिर्फ अपने कामों की बात करते हैं कि मेरे द्वारा रुड़की को कैसे मॉडल सिटी बनाया गया, कैसे यहाँ विकास कार्य कराए गए, और वो उनका एक सकारात्मक रवैया है चुनाव के प्रति। लेकिन नकारात्मक रवैये के कारण वो ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है। और जनता को भी ये समझना चाहिए कि चुनाव में ख़ास तौर से इस बार बहुत निचले स्तर पर कांग्रेस के प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहे हैं। जहाँ तक आपने एक प्रकरण का जिक्र किया, पुलिस चौकी के प्रकरण का, सच्चाई क्या है कि वो जब नगर पालिका परिषद में चुंगियाँ हुआ करती थी, तो वो आउटर पे एक चुंगी के जो कर्मचारी हैं उनके बैठने के लिए, जिससे बारिश और धूप से उनका बचाव हो सके, ये एक कमरों का निर्माण चारों तरफ शहर के आउटर पर कराया जाता था। तो ये खंजरपुर रोड पर भी इस तरह से एक ये चुंगी के कक्ष का निर्माण कराया गया था। और ये जो कक्ष का निर्माण था ये सड़क पर होता है। अब चुंगियाँ समाप्त हो गई शासन के द्वारा, तो जब चुंगियाँ समाप्त हुई तो उसमें रात्रि गश्त करने वाले पुलिस वाले बैठने लगे। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि कोई रख रखाव नहीं था, तो वो कक्ष जो था, वो कमरा बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया। ना उसके ऊपर कोई दरवाज़ा लगा हुआ था, ना कुछ, और पुलिसकर्मियों ने वहाँ पर बैठना छोड़ दिया। फिर पुलिसकर्मियों के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई मलकपुर चुंगी पे, जहाँ आपने आज देखा होगा, वहाँ पे टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई और वहाँ पर उनके बैठने की भी समुचित व्यवस्था की गई। और आज वहीं पर आपने देखा होगा पुलिस कर्मचारी पिछले 10-15 वर्षों से वहीं पर बैठकर अपना जो सरकारी कार्य है वो वहाँ पर करते हैं। ये चूँकि रख रखाव के अभाव में बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया था और उसमें गंदगी का साम्राज्य था, और असामाजिक तत्व उसमें रात बिरात को नशा करने वाले लोग, इस तरह के लोगों का वहाँ पर जमावड़ा होने लगा था। तो उसका पुलिस चौकी कहना तो किसी भी रूप में सही नहीं है। ना वो कभी चौकी थी, वो तो सिर्फ गश्त पर जो हमारे पुलिसकर्मी होते थे कभी कभार वो वहाँ पर बैठ जाते थे। उसको हटाया जाना, चुंगी के जितने इसके अलावा भी कक्ष हैं, एक रामपुर चुंगी के नाम से जो मशहूर जगह है जहाँ पर हमारा नवीन मंडी स्थल है, वहाँ पर भी सड़क के ऊपर ही एक चुंगी कक्ष था। वो भी जब चुंगियाँ ख़त्म हुई तो वो कक्ष भी वहाँ से हटाया गया। तो चुंगियों के कक्ष तो जहाँ भी थे वो सब जगह से हटाए गए हैं। इसलिए इस प्रकरण को राजनीतिक तौर पर इतने दिनों के बाद
वो मेरे ख्याल से 5-10 साल पहली घटना है, उसको अब चुनाव में इस्तेमाल करना सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोप के कारण ऐसा किया जा रहा है, वरना वो एक आधारहीन बात है। और उसका कोई जो उनका अपनी संपत्ति है वहाँ, उससे कोई लेना देना नहीं है। सबकी संपत्तियाँ अपनी हैं और उन संपत्तियों को आदमी अपने कारोबार में लगाता है, भवन निर्माण करता है, वो बिल्कुल एक अलग मामला है। जी, सवाल मेरा ये रुड़की की जनता से भी है और सर आपसे भी है कि जब कभी अगर ऐसी चीज़ होती है कि मान लीजिए प्रदीप बत्रा विधायक जब थे उन्होंने उस चुंगी को गायब कर दिया, उस चौकी को गायब कर दिया, तो क्या प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया अगर ऐसा हुआ है तो? लेकिन जैसा आपने जवाब दिया, अब इसमें सच कितना है ये आप बताएं कमेंट करके, आप ये समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। अब मेरा दूसरा सवाल सर आपसे ये है कि विपक्ष हर बार ये कहता है मैं ईमानदार हूँ और भाजपा के प्रत्याशी भ्रष्टाचारी है। कुछ तो विवाद सर सच होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे विवाद झूठे हो, कुछ तो सच होंगे उनके भी विवाद जो वो लगाते हैं। देखिए, ये समझने की बात है कि ये सब आरोप जो हैं चुनाव के दृष्टिकोण से लगाए जा रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी को बदनाम करने के लिए और अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए। ये बड़ा आसान सा एक तरीका है कि किसी को भी आप भ्रष्टाचारी कह दो। क्या भ्रष्टाचार के सबूत हैं उनके पास? क्या अपनी ईमानदारी के सबूत हैं उनके पास? जहाँ तक उनके मेयर के कार्यकाल का सवाल है, उनके मेयर के कार्यकाल में नगर निगम में जो व्यवस्थाएं पहले से थी नगर पालिका की, वही व्यवस्थाएं जू की तू रही। अगर कोई ये कहे कि वो नगर निगम उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया था तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन ये इस तरह के आरोप लगाने से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। चुनाव में आप अपनी विचारधारा, अपने विज़न, विकास के क्या आपका मॉडल है, क्या आपके दिमाग में इस रुड़की को अच्छा शहर बनाने की स्कीम है, आप इन पर बात करिए, न कि व्यक्तिगत आरोपों पर आप बात करिए। कांग्रेस की क्या आपकी विचारधारा है, कांग्रेस ने देश को कैसे कैसे बर्बाद किया है, आप इस बात पर विचार करिए। इस देश की जनता, रुड़की की जनता अच्छी तरह से ये जानती है कि ये आरोप मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आप लगाते हैं। असली मुद्दा ये है कि इस देश में कैसे इस राष्ट्रवाद की रक्षा की जाए, कैसे इस देश की अस्मिता की रक्षा की जाए, कैसे इस देश को विश्व गुरु बनाया जाए, ये मुद्दा है। कांग्रेस ने जो अपने 60 साल के शासन में इस देश को रसातल में पहुंचा दिया, उसको उभारने का काम आज जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो मुद्दा है। देश को जो आज पूरी दुनिया में मान सम्मान मिल रहा है, ये आज मुद्दा है। जी, अब सवाल यहाँ पे विकास का है, सवाल यहाँ मुद्दों का है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि जब से रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा जी आए हैं, विधायक बने हैं, तब से क्या विकास हुआ है जो अगर ये ना होते तो वो विकास ना होता? अब देखिए कि विकास का हर व्यक्ति का अपना एक मॉडल और विजन होता है। जी। प्रदीप बत्रा जी जब विधायक यहाँ पर बने तब रुड़की में जो समस्याएं थी, आप शायद उनसे भली भांति परिचित होंगे कि जाम की समस्या इतनी भयंकर थी और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस बात को विरोधी भी मानते हैं कि जितनी सड़कों का निर्माण हुआ, जितने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ, उसका अप्रत्यक्ष लाभ हर शहर को जिसके आसपास से राजमार्ग बने वहाँ पर जाम की समस्या से निजात के रूप में उस शहर को उसका लाभ मिला। रुड़की भी उससे अछूता नहीं है। हम देखते थे कि यहाँ हमारा जो हरिद्वार रोड है उस पर 2-2, 3-3 घंटे के लंबे लंबे जाम लगा करते थे। लेकिन अब इस शासनकाल में इतने राजमार्गों का निर्माण हुआ कि उससे अब आप कहीं रुड़की में जाम की समस्या नहीं देखते। रुड़की में पहले कैसी सड़कें थी, आज आपको चौड़ी चौड़ी डिवाइडर वाली सुंदर सड़कें मिलती हैं, जो सिर्फ प्रदीप बत्रा के ही विजन का कमाल है। आपने देखा होगा रुड़की में हाई मास्क लाइट अभी पूरे इस देहरादून रोड पर लगाई गई हैं, ये प्रदीप बत्रा के विज़न का कमाल है। आपने देखा होगा कि घाटों, हमारे जो गंग नहर के घाट हैं, उनका किस तरह से उन्होंने सौंदर्यीकरण कराया, ये उनके विज़न का कमाल है। अभी आपने एक पुल देखा होगा जो हमारे यहाँ रुड़की में पुल बना है, ऐसा सुंदर और भव्य पुल जो बीटीगंज को जोड़ता है सिविल लाइन से, आपने देखा होगा, ये उनके विज़न का कमाल है। आप रुड़की को आज एक ऐसे शहर के रूप में देखते हैं जिसको देखकर आपका मन खुश होता है। इतना सुंदर, स्वच्छ और बढ़िया शहर आपको आसपास भी कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। रुड़की की जनता भी जानती है। सर आपने भी देखा होगा, यशपाल राणा हर इंटरव्यू में कहते हैं कि प्रदीप बत्रा मेरे साथ डिबेट करे,
प्रदीप बत्रा ईमानदारी के नाम पर मेरे साथ डिबेट करे। जब हम प्रदीप बत्रा जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि देखिए मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं डिबेट करूं। हाँ, उनके पास हुआ कि उनसे कोई मिलने नहीं आता होगा। फिर अभी मैंने एक दोबारा फिर उनका आता है कि जो मीडिया थी, जो उनके साथ डिबेट के लिए चैलेंज किया प्रदीप बत्रा ने कि वो बिकाऊ मीडिया है और बिकाऊ मीडिया की मैं सुनता नहीं हूँ, कुछ और अपशब्द भी इस्तेमाल किए गए। फिर मैंने प्रदीप बत्रा से बात की कि बत्रा जी आप डिबेट क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं डिबेट करने को तैयार हूँ, लेकिन आप यशपाल राणा से उनके नाम को एक पेपर पे लिखवा दीजिए। क्या यशपाल राणा इतने भी शिक्षित नहीं है कि वो अपना एक नाम लिख सके? नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि डिबेट अब इस समय पे जो बार बार कही जा रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं चुनावी लाभ लेने का दृष्टिकोण है। वरना किस तरह का चुनावी लाभ? मान लीजिए डिबेट होती है तो आपको क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया हो जाएगी यशपाल राणा की तरफ से? देखिए, जिस तरह का उनका आचरण और भाषा है, आपको अच्छी तरह से पता है वो किस तरह से रैश होकर, आवेश में आकर, आवेग में आकर, अपना आपा खोकर बात करते हैं। उससे इस डिबेट में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित वो करना चाहते हैं ताकि उनको चुनाव में वातावरण खराब होने के बाद वोटों का ध्रुवीकरण होकर कुछ लाभ मिल जाए। लेकिन ये शहर हमारा है, इस शहर, ये चुनाव तो 14 फरवरी को समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये छोटा सा शहर है। यहाँ शहर में आपस में लोगों की दुश्मनियाँ ना हो, इस वातावरण को खराब ना किया जाए। इसलिए मेरा तो व्यक्तिगत ये राय है कि प्रदीप बत्रा जी को ये डिबेट नहीं करनी चाहिए और 14 तारीख के बाद जब भी यशपाल राणा जी चाहें तब वो प्रदीप बत्रा जी से डिबेट कर लें। लेकिन चुनावी लाभ के दृष्टिकोण से, रुड़की का वातावरण खराब करने के लिए, उत्तेजना फैलाने के लिए, आपाक होकर आवेश में, आवेग में गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए अगर वो डिबेट का प्रयोग करना चाहते हैं, डिबेट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये कतई भी अनुचित है। पर फिर भी ब्रिजेश जी, यशपाल राणा के साथ युवा भी है, इतनी भीड़ है, वो क्यों है उनके साथ? जब क्या उनको नहीं दिखाई देता यशपाल राणा में इतनी कमियां, सिर्फ बीजेपी वालों को दिखाई देता है? नहीं, देखिए उनके पास एक खास किस्म के लोगों की भीड़ है और सच कहूँ तो वो उन लोगों के नेता हैं, उन लोगों की भीड़ उनके आसपास जमा है, उनके समर्थक जो है, जो कहीं ना कहीं ऐसे नेता की तलाश में रहते हैं जो उनकी सिफारिश पुलिस में, कोतवाली में, चौकी में कर सके और उनको, अगर वो किसी गलत काम में आरोपित हैं तो उनको संरक्षण प्रदान करके वो छुड़वा सकें। इस तरह के लोगों की जो भीड़ है वो आतुर है किसी तरह से उनके संरक्षण के लिए एक विधायक शहर में पैदा हो जाए और उनके जो धंधे हैं वो किसी तरह से संरक्षित हो जाएं। इसलिए आपको लगता है कि उनके पास भीड़ है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है, वो बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत है। वो चुप जरूर है, लेकिन 14 फरवरी को जब वो अपनी चुप्पी तोड़ेगा वोट के जरिए, तो सब लोग देखते रहेंगे कि ये किस तरह की चुप्पी थी। वास्तविकता ये है कि आज उन्होंने अपना चुनाव का वातावरण, कांग्रेस के प्रत्याशी ने एक भय का वातावरण यहाँ पर पैदा किया है, जिससे जो शरीफ लोग हैं वो चुनाव में किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहते, वो चुप हैं। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से मन बनाया हुआ है कि वो प्रदेश में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं और रुड़की में प्रदीप बत्रा को पिछली बार से भी अधिक मत देकर रिकॉर्ड मतों से जिताने वाले हैं। ये रुड़की की जनता ने मन बना लिया है। जी, रुड़की की जनता, आप देख रहे थे द बिग न्यूज़ और ब्रिजेश त्यागी जी मेरे साथ थे। आप इनकी बात से कितने सहमत है और आपको क्या लगता है वैलेंटाइन डे का दिन होगा, 14 तारीख को वोट डलेगी, हाथ के पंजे को डलेगी या गुलाब के फूल को डलेंगे? कौन किससे मोहब्बत जताएगा ये देखे और 10 मार्च को रिजल्ट ही बताएगा। वो तो यशपाल राणा जी जीतेंगे, प्रदीप बत्रा जीतेंगे या कोई और बाजी मार जाएंगे। लेकिन आप इनकी बात से कितने सहमत है, इन सवालों के जवाब से कितने सहमत है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे द बिग न्यूज़, मेरा नाम आकाश चौधरी, धन्यवाद। जज्बा